नमस्कार। मैं डॉक्टर सुचित्रा शर्मा, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूँगी वह है सामाजिक विज्ञानों में शोध परियोजना कार्य। हम सब जानते हैं कि शोध या अनुसंधान हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़ा हुआ है। रोजमर्रा के जीवन में नित्य प्रति हम कुछ न कुछ खोजने का काम तो अवश्य करते हैं। कभी किसी वस्तु को खोजते हैं, कभी किसी व्यक्ति को खोजते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ हम अवश्य खोजते हैं। तो खोजने का संबंध हमारे जीवन से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है, किंतु जब हम उसको सामाजिक जीवन में एक वैज्ञानिक संप्रत्यय के रूप में स्वीकार करते हैं या जानना चाहते हैं, तब हमें शोध की अर्थ को गहराई से समझने की आवश्यकता पड़ती है। एमए के चतुर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट कार्य करवाया जाता है और इसके अंतर्गत सभी विद्यार्थियों से ये कहा जाता है कि वे समसामयिक विषयों का चयन करें और उनके ऊपर एक परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट कार्य को संपन्न उन्हें करना है। तब बच्चों के समक्ष बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बीए के स्तर पर वो तो सामान्य एक प्रारंभिक जानकारी ही जान पाते हैं कि शोध क्या है, शोध कैसे किया जाता है, किन चरणों से होके गुजरता है। लेकिन जब अब एमए चतुर्थ सेमेस्टर में उन्हें स्वयं इस कार्य को करना पड़ता है, तो थोड़ी सी प्रारंभिक जानकारी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि शोध परियोजना कार्य कैसे किया जाता है। बच्चों, मैं ये बता दूं कि शोध करना, प्रोजेक्ट कार्य करना या पीएचडी करना, इन सब में बहुत अंतर है। यद्यपि मूल भाव एक है कि सभी का कार्य जो है किसी अज्ञात चीज को जानना है, किसी नए तत्व को सामने लाना है या अपनी जिज्ञासा को शांत करना है, लेकिन सबका कार्य करने का तरीका अलग अलग है, सबकी फॉर्मेटिंग अलग अलग होती है। तो शोध तो एक विस्तृत पैमाने पर किया गया एक अन्वेषण कार्य होता है, लेकिन हम उसको आरंभिक स्तर पर ये देखने की कोशिश करते हैं, एक छोटे से प्रायोगिक कार्य के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि परियोजना कार्य कैसे किया जाए, ताकि जब वो आगे चल करके इस विषय में थीसिस लिखना चाहे या डॉक्टरेट करना चाहे, तो उनके समक्ष कम से कम प्रारंभिक दिक्कतें न आए और उनसे वे निपट सके, उन समस्याओं का समाधान कर सके। तो बच्चों, शोध एक यात्रा है, एक समुद्र की बड़ी सी यात्रा है, जिसमें हम कुछ नहीं जानते, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, और उन तथ्यों को खोज करके हमें लाना है। तो पीवी यंग ने बहुत सुंदर अपनी परिभाषा में कहा है कि अज्ञात चीज को जानने की इच्छा जो है, जिज्ञासा जो होती है, नए तत्वों को खोज कर लाने की जो इच्छा है, वह शोध है। वहाँ बुनियाद पड़ती है शोध या अन्वेषण की। तो आज हम देखेंगे कि इस परियोजना कार्य को कैसे हम करेंगे। तो मैं आपके समक्ष एक फॉर्मेट रखूंगी, इसके हिसाब से आप लोग सब समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो परियोजना का एक प्रारूप मैंने तैयार किया है, ये बिल्कुल इसके लिए आवश्यक नहीं है कि इसे केवल समाजशास्त्र के विद्यार्थी करें। किसी भी सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी जो है, इस तरह के अपने विषय को इन बिंदुओं पर बांटकर अपना प्रोजेक्ट कार्य संपादित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें क्या करना पड़ता है, एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, एक आउटलाइन तैयार करना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक प्रमाण पत्र लेना होगा। उसका एक प्रारूप होता है और उसमें लिखा रहता है कि ये प्रमाणित किया जाता है कि फलाने स्टूडेंट ने इनके निर्देशन में इस कार्य को संपादित किया है, ये उसका मौलिक कार्य है। तो ये जो प्रमाण पत्र किससे दिया जाता है, उसके गाइड के द्वारा दिया जाता है। दूसरा प्रमाण पत्र स्वयं विद्यार्थी लिखता है, वो ये प्रमाणित करता है कि उसने ये कार्य स्वयं किया है, उसका यह मौलिक कार्य है और उसने इसे बगैर किसी नकल और बगैर किसी के सहारे के उसने इस काम को स्वयं संपादित किया है।
तीसरा जो बिंदु होता है वो है एक्नॉलेजमेंट का या आभार प्रदर्शन का। इसमें विद्यार्थी क्या करता है कि इस शोध कार्य के दौरान उसके समक्ष जितने लोग भी संपर्क में आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनका आभार माने और विद्यार्थी को इस तरीके से इस प्रक्रिया के दौरान क्रमशः जिन व्यक्तियों ने उसे सबसे ज़्यादा सहयोग किया है, उसकी मदद की है इस कार्य को पूरा करने में, वह उनको एक एक करके इसमें आभार व्यक्त करता चले और उसको उसके सहयोग के लिए वो धन्यवाद ज्ञापित करें। इसके पश्चात तैयार होती है अनुक्रमणिका यानी विषय सूची। अब यहाँ से मूल पूरा शोध प्रोजेक्ट शुरू होता है कि किस प्रकार से शोध किया जाए। तो सबसे पहले हम उसमें तालिका सूची का विवरण देंगे। जो अनुक्रमणिका बनेगी उसमें हम सबसे पहले तालिका सूची को देंगे, उसमें हम लिखेंगे कितने टेबल्स बनाए गए हैं और उनका क्रमशः नंबरवार उनका उसमें उल्लेख किया जाएगा। उसके पश्चात जो दूसरी सूची होती है वो आरेख की होती है, छाया चित्रों की होती है और रेखा चित्रों की सूची होती है। उनको भी नंबरिंग की जाती है, उनका भी नंबर बना के उनको नंबर दिया जाता है और वहाँ इसका उल्लेख किया जाता है। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि पूरा प्रोजेक्ट कितने अध्यायों में बटा है। अध्याय पहला, अध्याय प्रथम, ये होता है सबसे पहले इसका पहला पोर्शन होता है, या तो हम उसे प्रस्तावना कहें या भूमिका कहें या विषय परिचय कहें। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की योग्य है, जो मैंने बहुत सारे ऐसे परियोजना में देखा है कार्यों में कि विद्यार्थियों ने लंबी चौड़ी भूमिका लिखी है। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट उल्लेख करना चाहती हूँ कि जैसे अगर हम किसी नई जगह में जाते हैं तो हम अपना परिचय कैसे देते हैं, थोड़े से शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में, या यूं कहें कि गागर में सागर भर के हम अपना परिचय देते हैं और तब अपनी बात शुरुआत करते हैं। ठीक वहाँ पर यहाँ पर जो विषय की प्रस्तावना होगी, जो आपने विषय चुना है, उस प्रस्तावना में आप केवल उसकी भूमिका बताएंगे कि आपने इस विषय का क्यों चयन किया हुआ है और ये विषय क्या है, उसका हम एक छोटा सा उसका परिचय देंगे। ठीक है, ये कम से कम आपका 1-1.5 पेज के आसपास होना चाहिए। उसके बाद है विषय का महत्व, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, यहाँ पर आप ये बताएंगे कि पूरे इस अध्ययन को चुनने की क्या वजह है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है और उस सब्जेक्ट में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। मान लीजिए कि आपने किसी विषय का चयन किया, जैसे राजनीतिक भागीदारी पे हम अध्ययन कर रहे हैं या हम युवा असंतोष पे अध्ययन कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे इसका सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सामाजिक महत्व क्या है। तो कम से कम हमें उसका विस्तृत वर्णन करना पड़ेगा और वो कम से कम आप मान के चलिए कि 2-2.5 पेज आपका पूरी महत्व होना चाहिए। इसमें आप पूरे तरीके से ब्यौरे देंगे, पूरा विवरण देंगे, आपके इस विषय का समाज के साथ क्या जुड़ाव है, क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है या क्या उसकी संभावना है, ये सब आप लिखेंगे विषय के महत्व में। उसके पश्चात आप बताएंगे अध्ययन का उद्देश्य, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, इसके पहले के एक वीडियो में मैंने बताया है, आप चाहें तो उस वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं। उसका नाम है सोशल रिसर्च, जिसमें मैंने ये बात स्पष्ट की है कि हम शोध क्यों करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अध्ययन का उद्देश्य स्पष्ट करेंगे, क्यों। तो यहाँ पर क्यों प्रश्न का उत्तर होगा। तो मैं आपको अपनी आसानी के लिए बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चूँकि बहुत छोटे स्तर के अध्ययन है, शोध अध्ययन, इसलिए आप 1 या 2 से ज़्यादा उद्देश्य ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि हम जितना अपने को फोकस्ड करेंगे उतना अच्छा काम होगा और जितना हम स्कैटर्ड होंगे, फैलते जाएंगे, तो हमें बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए यहाँ पर हम आपको स्पष्ट बता दें कि कम से कम आप 2 उद्देश्य यहाँ पर बताएं कि आपने ये काम को क्यों करना चाहा है। उसके बाद अब बताएंगे हम उपकल्पना या परिकल्पना। ये भी हम अपनी पिछली वीडियो श्रृंखला में बता चुके हैं कि उपकल्पना एक विचार होता है, एक प्रारंभिक अनुमान होता है, एक इमेजिनेशन होती है कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप अपने विषय के बारे में ये हाइपोथेसिस बताएंगे कि आपने क्या क्या कल्पना की है, क्या क्या संभावना है और कैसे आप इस कार्य को वहाँ करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो इस तरह की एक उपकल्पना, तो जितने उद्देश्य है उतनी ही उपकल्पना होती है। ये आप इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें। अगर आपने 2 उद्देश्य तय किए हैं तो उपकल्पना भी 2 ही निर्धारित करें। किसी ऐसी परिस्थिति में तो 3 हो सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आप अवधारणात्मक व्याख्या प्रस्तुत करेंगे।
अवधारणा तक मतलब जो कॉन्सेप्ट का आपने अपने शोध में प्रयोग किया, जितनी इकाइयां आई हैं, जितने शब्द प्रयोग में लाए हैं, उन सब की आप विस्तृत व्याख्या करेंगे। जैसे मान लीजिए युवा असंतोष का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आप बताएंगे युवा का आपका पैरामीटर क्या है, असंतोष आप किसे कहेंगे, फिर युवा असंतोष क्या है, इसकी आप पूरी व्याख्या करेंगे। ये कहलाता है अवधारणात्मक व्याख्या। उसके पश्चात आप बताएंगे आपके अध्ययन की सीमाएं क्या है, अर्थात आप ये बताएंगे कि शोध कार्य को करने में आपको क्या क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कैसे आपने उसका समाधान ढूंढा। तो इस तरह से उन समस्याओं की, यानी कि ये आपके शोध की लिमिटेशंस हैं, आपकी कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ कमजोरियां रही जो आपको इस कार्य को पूरा करने के दौरान आई, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उस कार्य को पूरा किया। तो ये है अध्ययन की सीमाएं। ये सब आपके अध्याय प्रथम के अंतर्गत के प्रमुख बिंदु हैं जिन पर आपको विषयवार लिखना पड़ेगा, क्रमशः लिखना पड़ेगा। स्पष्ट लिखिए, उचित लिखिए और सबसे बड़ी बात है प्रासंगिक लिखिए। ये इस अध्याय प्रथम का पहला मुख्य आपको बात ध्यान में रखने की है कि किस तरीके से आप अध्याय प्रथम को, क्योंकि देखिए ये आपका परिचय है। आप अपने शोध में अपने कार्य का जो प्रारंभिक परिचय देते हैं वो अध्याय प्रथम के समायोजन और संयोजन के माध्यम से ही देते हैं। उसके बाद अध्याय दूसरा आता है हमारा शोध साहित्य का पुनरावलोकन। यहाँ पर शोध साहित्य से मतलब ये है कि आप पूरा अपने रिसर्च के लिए कहाँ कहाँ अपने संपर्क किया। देखिए शोध साहित्य का मतलब ये होता है कि आपके विषय में आपसे पहले कितने लोगों ने इस काम को किया, कितने लोगों ने रिसर्च किया है, और उस रिसर्च का अवलोकन करें, उनको पढ़ें, उनको समझें, उनको देखें, उनके प्रॉस एंड कॉन्स और निष्कर्ष का आप अवलोकन करेंगे। ये कहलाता है शोध साहित्य का पुनरावलोकन। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपके जितने भी शोध से संबंधित पूर्व अध्ययन है ना, उन सबको कलेक्ट करिए। आप ये कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ये आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं से ले सकते हैं, या कुछ जर्नल्स होते हैं उन जर्नल से ले सकते हैं। जर्नल्स का मतलब ये होता है जिसमें एकेडमिक पूरे लिटरेचर होता है, वो जर्नल्स कहलाता है। वो सब आपके लाइब्रेरी और ग्रंथालय में मौजूद होता है। और आजकल तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई है कि हमको सारी चीज़ें अपने नेट पे उपलब्ध हो जाती हैं। हमको जो भी साहित्य चाहिए, जो भी लिटरेचर चाहिए, जो भी पूर्व अध्ययन चाहिए, सब का सब हमें अवेलेबल हो जाता है। सिर्फ हमें खोजना है और खोज करके उसका प्रयोग करना है। तो पहले हम सारे अपने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अध्ययन हो सकते हैं उनको इकट्ठा करेंगे, उनको पढ़ेंगे और उनका विवरण लिखेंगे। और उसको हमेशा सन वाइज लिखेंगे, ईयर वाइज लिखेंगे कि पहले, जैसे मान लीजिए आज हम 2020 में हैं, लेकिन इसके पहले तक के जितने भी अध्ययन होंगे, सपोज आप कम से कम 10 साल पुराने भी यदि अध्ययन लेते हैं तो 2000 से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले आप 2000 में किया गया अध्ययन लेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से आप सबसे अंत में 2019 या 2018 तक के अध्ययनों का कलेक्शन करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य होता है और स्टेप भी है। इस पर पूरा एक अलग से हम कभी दूसरे किसी वीडियो लेक्चर में इस पर पूरी चर्चा करेंगे कि शोध साहित्य की आवश्यकता क्यों होती है, कैसे इसको किया जाता है, कैसे इसका पुनरावलोकन किया जाता है, कैसे इसकी समीक्षा की जाती है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। ये सब पर हम एक अलग से लंबी सी बातचीत फिर करेंगे। लेकिन अभी आपके जानने के लिए इतना आवश्यक है कि शोध या प्रोजेक्ट का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है प्रीवियस लिटरेचर, जो रिलेवेंट होता है आपके विषय से संबंध होता है, उसको आप एकत्रित करिए और उसके बाद उसका अध्ययन अवलोकन कीजिए और उसके निष्कर्षों की आप निकालिए, उनको छाटिए, देखिए और तब फिर आप प्रस्तुत करेंगे अध्ययन का रिलेवेंस, यानी अध्ययन की प्रासंगिकता। आप ये अध्ययन क्यों कर रहे हैं ये बताने के लिए आपने प्रीवियस जितने भी आपसे पूर्व अध्ययन हुए उनका प्रयोग किया, उनको देखा, उनके निष्कर्षों का अवलोकन किया, निरीक्षण किया, परीक्षण किया और उसके बाद फिर अब आप बताएंगे कि इस कार्य से पहले के जितने भी पूर्व अध्ययन थे उन पूर्व अध्ययनों में ये कमियां थी, ये अच्छाइयां थी और ये आपके विषय के समकक्ष थे या आपके विषय के समकक्ष नहीं थी। इसलिए ऐसी स्थिति में इस पक्ष का अध्ययन करने के लिए प्रस्तुत विषय का चयन किया गया। इस तरीके से आप रेलेवेंस बताएंगे, जस्टिफाई करेंगे, आप अपने कार्य की
औचित्य को यहाँ पर बताएंगे कि आपने अपने विषय को चुनाव क्यों किया, क्योंकि इसके पहले के अध्ययनों में ये चीज नहीं हुई इसलिए अध्ययन किया गया, या ये चीज हो गई है पुनः जांचने के लिए उसका अध्ययन किया गया, या ये चीज नहीं देखी गई है तो उस नई चीज को निकालने के लिए ये प्रस्तुत अध्ययन किया जा रहा है। इस तरीके से आप अपने अध्ययन को जस्टिफाई करेंगे, उसका रेलेवेंस बताएंगे, उसकी प्रासंगिकता को यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट अध्ययन है, अब ये आपके पूरे अध्ययन का जो है वो हिस्सा आता है बॉडी, जिसको हम कहते हैं कि आप पूरी एक योजना, प्लान ऑफ द स्टडी, आपका प्लान क्या है, आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपने बताएंगे कि आपके मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, किन प्रकार से शोध पद्धति का आपने चयन किया है। उस शोध पद्धति में आप ये बताएंगे कि आपकी शोध प्ररचना क्या है। बच्चे, आप सब जानते हो कि शोध प्ररचना, रिसर्च डिजाइन क्या होता है। किसी भी शोध को करने के लिए उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, और आपको ये पता है कि ये हमारी रूपरेखा 4 प्रकार की होती है। अन्वेषणात्मक होती है, विवेचनात्मक होती है, व्याख्यात्मक होती है, प्रयोगात्मक होती है, और कभी इनका मिला जुला करके भी शोध प्ररचना तैयार की जाती है। परंतु चूंकि अभी आप प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं, अभी आप रिसर्च की गहराई में नहीं गए हैं, इसलिए आप जो इन 4 प्ररचनाओं में से किसी भी प्ररचना का चयन कर सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन सी शोध प्ररचना ली है और क्यों ली है। फिर आप बताएंगे सैंपलिंग या निदर्शन पद्धति। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक विज्ञानों में जो भी बातें निकल के आती हैं वो अध्ययन क्षेत्र से निकल के आती हैं, फील्ड से निकल के आती हैं, और उनको गैदर किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है, और विद्यार्थी जा करके विभिन्न प्रकार के उपकरणों के माध्यम से उस सारी जानकारी को लेके आते हैं। इसलिए सैंपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो निदर्शन पद्धति को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िए, समझिए निदर्शन पद्धति क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और किस प्रकार से निदर्श का चुनाव किया जाता है। तो इसके पहले आपको यूनिवर्स का निर्धारण करना होगा, आपका समग्र क्या है, और जिस दिन समग्र आपको मालूम चल जाएगा उसके पश्चात उसमें आप सैंपलिंग की विधियों का प्रयोग करके किसी भी सैंपलिंग विधि का चुनाव कर सकते हैं, चाहे वो रैंडम सैंपलिंग हो सकता है और चाहे स्ट्रेटिफाइड हो सकता है, या फिर प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी, किसी भी प्रकार के सैंपलिंग का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये शोध की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। तो निदर्शन पद्धति हो गई। उसके पश्चात ये होता है कि तथ्य संकलन के उपकरण कौन से हैं और प्रविधियां के। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। उपकरण का मतलब साधन। जैसे हम लिखते हैं, लिखने के लिए मुझे पेन चाहिए, जैसे मुझे लिखने के लिए डायरी चाहिए, ठीक वैसे ही शोध सामग्री के संकलन के लिए कुछ उपकरण होते हैं और कुछ उसकी टेक्निक होती है, कुछ उसके तरीके होते हैं। ये उपकरण होते हैं या तो प्रश्नावली होती है, या अनुसूची होती है, या इंटरव्यू गाइड होती है, या फिर केस स्टडी गाइड। इस तरीके से हम इन उपकरणों का प्रयोग करते हैं तथ्यों के संकलन के लिए। और प्रविधियां होती हैं जिस तरीके से हम इन तथ्यों को गैदर करते हैं। तो या तो हम अवलोकन पद्धति की सहायता से या साक्षात्कार पद्धति की सहायता से हम लोग इस प्रकार से जो है तथ्यों को देखते हैं, घटनास्थल पे जाके उसका अवलोकन करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, और तब प्रश्नावली या अनुसूची के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इन उपकरणों के माध्यम से हम अपने तथ्यों को संकलित करते हैं। ये हो गया तथ्यों का उपकरण और प्रविधि। इसके पश्चात है हमारा कहाँ का उत्तर, कि हम कहाँ करेंगे। ये सारे काम तो हम करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, यानी कि अध्ययन क्षेत्र क्या है, एरिया ऑफ द स्टडी क्या है, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कह रही थी कि मान लीजिए हम युवा असंतोष का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा एरिया क्या है, किसके बीच हम अध्ययन कर रहे हैं, विद्यार्थियों के बीच, के लोगों के बीच, के महिलाओं के बीच, किसके बीच, और वो कहाँ है, गांव के हैं कि शहर के हैं कि आदिवासी क्षेत्र के हैं, एरिया क्या होगा, ये आपको यहाँ पर निर्धारित करना पड़ेगा। और यहाँ पर फिर अध्ययन क्षेत्र के बारे में आपको संपूर्ण विवरण देना पड़ेगा कि कितना उसकी डेंसिटी है, कितनी उसकी जनसंख्या है, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पर अध्ययन क्षेत्र के बारे में देना पड़ेगा। और बहुत आसानी से ये हमें मिल जाती है अपने ज़िले के सांख्यिकी विभाग में। वहाँ हर वर्ष वहाँ पर इस तरह के उनके सामग्री निकलती है, और जिला सांख्यिकी पुस्तिका का हम अवलोकन करें तो हमको अध्ययन क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके पश्चात है तथ्य संकलन और विश्लेषण। तो जितने भी तथ्य हमने प्रश्नावली या अनुसूची के सहायता से एकत्रित किए हैं उनका विश्लेषण करना पड़ता है। उसके लिए उनको टेबुलेशन करना पड़ता है, वर्गीकरण करना पड़ता है, कोडिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी अनुसूची से जानकारी प्राप्त करके लाते हैं, पहले हम उसको देखते हैं वो ठीक ठाक है कि नहीं,
कोडिंग एनकोडिंग होती है, उसके पश्चात उसका वर्गीकरण करते हैं, क्लास में बांटते हैं, फिर उसका टेबुलेशन करते हैं, टेबल बनाते हैं, सारणी बनाते हैं और क्रमशः एक एक करके सारे तथ्यों को उस टेबल के अंदर हम फिट करते हैं और सारे तथ्यों को निकालते हैं। उसके पश्चात हम उसका विश्लेषण करते हैं और व्याख्या करते हैं। तो जो भी टेबल से सामग्री हमें मिलती है उसका प्रतिशत ज्ञात करके फिर हम उसका रिजल्ट बताते हैं कि ये इस सारणी से ये स्पष्ट हो रहा है, इस सारणी से ये स्पष्ट हो रहा है और ये चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके पश्चात अंत में जो है आप बताएंगे अध्ययन के निष्कर्ष और परिणाम और फिर सुझाव। यहाँ पर आप बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। विधिवत तरीका तो बहुत गहराई के साथ है, सूक्ष्मता के साथ है, पर चूंकि आप ये केवल अपने स्नातकोत्तर स्तर का प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको साधारण तरीके से बता रही हूँ कि निष्कर्ष और परिणाम कैसे निकलेंगे। हम जितने भी हमने टेबल बनाए थे उसमें जितनी भी हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आती है वो सब हमारे अध्ययन के निष्कर्ष हैं। आप उनको वाक्य में संयोजित करें और उसके बाद उस निष्कर्षों को लिखें, फिर बताएं कि परिणाम क्या दिखाई दे रहा है। और अंत में यदि मान लीजिए किसी समस्या का अध्ययन हो रहा है तो आप उस समस्या के समाधान के लिए कुछ सुझाव भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन अध्यायों के तहत आप अपना पूरा शोध कार्य संपादित करेंगे और अंत में होता है परिशिष्ट, मतलब क्या हम उसमें संलग्न कर रहे हैं। क्योंकि ये जो भी आपने प्रोजेक्ट कार्य किया है उसको जब आप लिखेंगे, उसको टाइपिंग कराएंगे और इसी तरह से क्रमशः उसको विधिबद्ध उसको बांधेंगे, संबंधित करेंगे और उसके पश्चात उसका विवरण एक हमारे समक्ष एक भौतिक रूप में आएगा, तो उसमें अंत में एक परिशिष्ट होता है। उस परिशिष्ट में कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। सबसे पहला तो होता है कि आपने संदर्भ ग्रंथ सूची क्या लिया है। यहाँ पर मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं कि संदर्भ ग्रंथ सूची से मतलब ये है, एक साधारण अर्थों में आप समझें कि आपने जितना भी प्रीवियस साहित्य देखा, पूर्व साहित्य देखा, जो शोध के संबंधित अध्ययन थे, जितनी भी किताबें थी, पुस्तकें थी, आपके मैगजीन्स थे, पत्र पत्रिकाएं थी और कोई साधन था या फिर जर्नल्स थे या फिर इंसाइक्लोपीडिया था या जनगणना के सर्वेक्षण के प्रतिवेदन थे, जो भी था उन सब को आप यहाँ पर ब्यौरेवार लिखेंगे, क्रमशः लिखेंगे। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि संदर्भ ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी हम इसे इसलिए कहते हैं कि इसमें हम अपने सारे अध्ययनों को क्रमशः लिखते हैं, अल्फाबेटिकली लिखते हैं। यानी सबसे पहले ए नाम से जिस अध्ययन को होगा उसको आप लोकेट करेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से क्रमशः आप अल्फाबेटिकली सारे के सारे जो भी आपने ग्रंथों का प्रयोग किया है उसका यहाँ पर विवरण आप लिखेंगे। और वो मैं आपको एक नमूने के तौर पे बता भी देती हूँ कि कैसे आप संदर्भ ग्रंथ सूची का विवरण लिखेंगे। ये यहाँ पर आपको अवश्य संलग्न करना है। उसके पश्चात होती है आपने जो भी टूल्स का प्रयोग किया, यानी प्रश्नावली का प्रयोग किया है या अनुसूची का प्रयोग किया है, तो ज़्यादातर हम लोग जब इस शोध कार्य को, परियोजना कार्य को करवाते हैं तो हम अनुसूची के प्रयोग करने पर बल देते हैं, क्योंकि अनुसूची ही वो साधन है जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं उत्तरदाता के पास जाता है, जानकारी एकत्रित करता है और उसके बाद उसका प्रयोग करता है। इसलिए साक्षात्कार अनुसूची या अनुसूची से हम कहते हैं, उसका हम यहाँ प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप सेकंड अटैचमेंट आपका ये होगा संदर्भ ग्रंथ सूची के बाद कि आप अनुसूची को वहाँ पर अटैच करेंगे। और अंत में अगर मान लीजिए आपने कोई फोटोग्राफ्स लिए हैं, कहीं आप खुद जब काम करने जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई आपने वहाँ पर विशेष घटना देखी, ऐसे सारे जितने छायाचित्र हैं या पिक्चर्स हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इन सारे काम को विधिवत करने के पश्चात बाकायदा इनको टाइपिंग करवाइए और इसके बाद इसको हम स्पाइरल बाइंडिंग करवा करके जब हमारे सामने वो एक आता है, एक भौतिक रूप आता है, तो वो होता है हमारा शोध प्रोजेक्ट, जो कि एमए की कक्षाओं में, स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं में, चतुर्थ सेमेस्टर में जिसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से हम परियोजना कार्य को संपादित करेंगे। चूंकि ये बहुत प्रारंभिक स्तर पे होता है, लेकिन इसकी एक फॉर्मेटिंग यदि आपको मालूम हो जाए कि इस तरीके से आप शोध करते हैं, तो यह आप जान लीजिए निश्चित रूप से कि आगामी भविष्य में शोध के लिए आपकी बुनियाद पड़ सकती है। क्योंकि इस कार्य के दौरान यदि आपकी मनोवृत्ति, आपकी जिज्ञासा, अगर आपका एटीट्यूड जो है रिसर्च की ओर ज़्यादा झुकता है, तो निश्चित रूप से आप ये यकीन करिए कि आप जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, गहराई से अध्ययन करने जाएंगे,
करेंगे, क्योंकि थीसिस या डॉक्टरेट लिखना ये बहुत गहराई का अध्ययन है, यह भी शोध अध्ययन है। लेकिन जब हम इसको करने जाते हैं तो अगर हम पहले से इस तरह से शोध प्रोजेक्ट कार्य किए रहते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है गहराई से जानने में और पीएचडी थीसिस को लिखने में। हालांकि पीएचडी थीसिस और प्रोजेक्ट का लिखना दोनों में बहुत अंतर है। कार्य दोनों का अनुसंधान ही है, लेकिन लिखने की शैली फर्क होती है। ये जो मैंने आपके सामने एक प्रारूप रखा, ये किसी भी शोध परियोजना का प्रारूप हो सकता है। यहाँ तक कि अगर जो प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, अभी अर्ली स्टेज में जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनको यूजीसी या और किसी संस्था के माध्यम से आईसीएसएस से लेकर के यदि किसी शोध प्रोजेक्ट को लेना है तो उसका प्रारूप इसी तरीके का रहेगा और इस प्रारूप के आधार पर वो अपने तथ्यों को वहाँ पर फिक्स करेंगे। यहाँ पर एक फ़र्क ये है कि जब थीसिस लिखते हैं तो वो अध्याय में हमारा पूरा डाटा बढ़ता है, लेकिन प्रोजेक्ट लिखते समय हमारा पूरा डेटा जो होता है, चाहे वो उत्तरदाताओं का विवरण ही क्यों ना हो और उनसे संबंधित सामग्री हो, जानकारी हो, वो सब का सब तथ्यों के संकलन और विश्लेषण में ही किया जाता है। क्रमशः वहाँ पर हम कभी उत्तरदाताओं का विवरण लिखेंगे, फिर उसके बाद सामग्री लिखेंगे, फिर उनकी जानकारी लेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। तो इस तरीके से तथ्य संकलन और विश्लेषण ये सबसे बड़ा अध्याय होता है प्रोजेक्ट में, और इसमें सारे जितने भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसका विश्लेषण और वर्गीकरण और टेबुलेशन सब इसी अध्याय में प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन थीसिस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो बच्चों, कुल मिलाकर यह एक शोध परियोजना कार्य है, शोध प्रोजेक्ट है जो आपके एमए के स्तर के विद्यार्थियों को संपादित करना होता है। तो अगर आप इस तरीके से अपने दिमाग में बैठा लें और इन सारी जितने भी मैंने आपको प्रारूप बनाए इसको समझ लें, तो आपको किसी भी शोध कार्य को करने में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये जान लीजिए कि आप निश्चित रूप से आपका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा। इससे आप न केवल स्वयं संतुष्ट होंगे, आपका जो जिसने कार्य करवाया है, आपका निर्देशक, वह भी संतुष्ट होगा, और सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आपका यह कार्य आगे रिसर्च करने वालों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। तो बच्चों, ये है शोध परियोजना। ये सब जानकारी आपके लिए बहुत काम आएगी और इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट कार्य को अंतिम रूप दे सकते हैं। धन्यवाद।